हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? पढ़ रहे होंगे अच्छे से। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस। और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी सा ऐसा चैप्टर जो कि विद इन 15 मिनट्स इजीली हमें याद हो जाएगा। तो आइए मिलकर उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और याद कर लेते हैं साथ ही साथ। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेरिडिटी। बहुत ही इजी सा चैप्टर। इसको याद नहीं किया है तो अभी याद हो जाएगा साथ ही साथ, और याद हो गया है तो साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा। ये जो चैप्टर है, अगर हम आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो 4 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, एक शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट और एक एमसीक्यू आपसे इसमें से पूछा जाएगा। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट एक मार्क्स के और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता। क्या है अनुवांशिकता? देखिए कि दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जैसा कि हम देखते हैं अदरक होती है, उसको हम बो देते हैं और उससे नई अदरक बन जाती है। अमीबा में हमने देखा है कि सेल जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी प्राणी है या जो मदर सेल है, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो सेम मदर सेल जैसी होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। कोई म्यूटेशन भले हो जाए तो वो चेंज आ जाए, वरना एज सच कोई नॉर्मली कोई चेंज उनमें नहीं आता है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस आने वाली पीढ़ियों में होने पॉसिबल होते हैं, क्योंकि जो भी नया ऑफस्प्रिंग होगा या जो भी नया प्राणी उत्पन्न होगा, उन 2 प्राणियों से वो प्राणी जो होगा उसके अंदर आधे कैरेक्टर्स अपनी माता से और आधे कैरेक्टर्स अपने पिता से आते हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम पढ़ जो रहे हैं चैप्टर में, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का क्या मतलब है? जेनेटिक्स का मतलब है कि माता पिता के गुणों का उनकी संतानों के अंदर ट्रांसफर होना। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि माता पिता के गुण किस तरह उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जेनेटिक्स के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का क्या मतलब है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन यानी देना या जाना, है ना? तो ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि माता पिता के गुणों का उनके बच्चों के अंदर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेरिडिटी। आगे बढ़ते हैं हम। हेरिडिटी के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी कि वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन मतलब चेंजेस आना, है ना? तो चेंजेस जो होंगे या वेरिएशन जो होंगे उनके पीछे रीजन क्या होगा? तो देखिए, वेरिएशंस यानी भिन्नताएं उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि लैंगिक जनन। देखिए, अब हम अपने ऊपर अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब मेंबर्स की संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो हम इसी बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई माता पिता है, ठीक है, ये कोई 2 माता पिता हैं, इनसे जो 2 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, क्या ये दोनों एक जैसे होंगे? देखने में नहीं होंगे, है ना? क्यों नहीं होंगे? देखिए, हम हैं जैसे, तो हम भी मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, तो मेरे भाई की शक्ल मुझसे अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों के माता पिता एक ही हैं तो हम दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होंगी। अर्थ पर हम कितने सारे लोग रहते हैं, लेकिन किसी की भी शक्ल किसी से मैच नहीं करती है। इवन सगे भाई बहनों की भी नहीं करती है। अब मान लीजिए कि ये जो दोनों ऑफस्प्रिंग्स हैं या दोनों बच्चे हैं, ये एक लड़का है और एक लड़की है। अब इस लड़के की जब बच्चे होते हैं, मान लीजिए 2 बच्चे इसके होते हैं और ये लड़की है
इसके भी। अब ये दोनों एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें थी, तो अब क्या इनके बच्चों की शक्लों में कोई सिमिलैरिटी होगी? कोई फीचर ऐसा जरूर हो सकता है कि हम ये कहते हैं कि इसकी शक्ल इसके मामा से मिलती है, या नाना से मिलती है, या बुआ से मिलती है, या दादी से मिलती है, ये चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर और ज्यादा, जैसे इन दोनों की शक्लों में शायद कुछ समानता होगी, लेकिन यहाँ आते आते और थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन होगा? देखिए कि ये जो लड़का है, इसकी शादी जिस भी लड़की से हुई है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर आधे गुण इसके और आधे गुण उस लड़की के होंगे जिससे कि इसकी शादी हुई है। इसी तरह यहाँ पर ये जो लड़की है, इसकी शादी जिस भी व्यक्ति से हुई है, आधे गुण उसके भी इसके ऑफस्प्रिंग्स में होंगे, और इसी कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर एक से एक जैसे जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे, फीचर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हेरिडिटी की हम बात करते हैं, तो हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता, यानी कि माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में आना। अच्छा, ऐसा नहीं बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता में किसी की आंखें नीली हैं, तो उनके बच्चों में ज्यादा चांसेस होंगे कि उनकी आंखें नीली होंगी। और ऐसा भी नहीं कि एक ही पीढ़ी तक होता है, मान लीजिए खुद के बच्चों में ना हो और उनके बच्चों में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ फीचर्स होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते ही रहते हैं, लेकिन केवल वही गुण ट्रांसफर होते हैं जो कि जीन्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो गुण जीन्स के साथ यानी कि डीएनए के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं कि ये जितनी भी स्टडीज हमने अभी इजीली पढ़ लिया, लेकिन ऐसा पहले थोड़ी पता था। तो इन गुणों को सीखने के लिए, इन फैक्टर्स को सीखने के लिए, जीन्स को समझने के लिए, वेरिएशन को समझने के लिए, हेरिडिटी को समझने के लिए जो मुख्य रूप से काम किया गया, उसमें जो प्रमुख नाम आता है वो आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक साइंटिस्ट हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में शायद इनका जन्म हुआ था, 1822। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया और किस तरह इनके एक्सपेरिमेंट को पहचानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में ऑस्ट्रिया नामक जो देश है उसके ब्रुन शहर के अंदर इनका जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया के ब्रुन, ठीक है। पढ़ाई में अच्छे थे ये, और इन्होंने एज अ टीचर अपनी जॉब को स्टार्ट किया। ठीक, वहां पढ़ाने के बाद इन्होंने ये देखा, इनको बाद में एक चर्च में प्रीस्ट बना दिया गया, और वहां ये था, ये साइंस और मैथ्स दोनों में रुचि रखा करते थे। तो इनका जो चर्च था वहां पर बहुत सारी खाली जमीन थी, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर गार्डन पी यानी उद्यान मटर का जो पौधा है उसको उगाया, और उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस लाने का प्रयास किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। और पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कि वो जो पौधे उगे और उन पौधों में जो चेंजेस किए उनका स्टैटिस्टिकल डाटा रखा, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे ये। स्टैटिस्टिकल डाटा यानी कि सांख्यिकीय गणना की इन्होंने। कैसे कि दो पौधे उगाए तो उनसे उगने वाले जो 4 पौधे हैं उनमें से 2 किस तरीके के हैं, 2 किस तरीके के हैं, इस चीज का इन्होंने ध्यान रखा। ठीक है, अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। अब इन्होंने जो गार्डन पी लिया, लकीली ये बहुत मतलब मान के चलिए कि इनके लिए सबसे अच्छा जो एडवांटेज था वो यही था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चुना। गार्डन पी के मुख्य रूप से इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, जिनके अंदर मेनली थे बीज का रंग, बीज का आकार, पौधे की हाइट, फूल जो है वो किस जगह लगा हुआ है, इस तरीके के जो मुख्य कैरेक्टर्स थे। इन 7 फीचर्स को लेके इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया। अब इनके एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें से कोई मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है। और अब हम जो पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स लॉ में से मान के चलिए कि क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास वही है। तो चलो मेंडल्स लॉ को समझते हैं कि वहां पर हम सीखना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर। क्या है ये मोनोहाइब्रिड? मोनो का मतलब देखो क्या होता है, 1। हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मोनो यानी 1, यानी कि किसी एक कैरेक्टर को लेकर
जब किन्हीं दो पौधों में या दो जातियों में क्रॉस करवाया जा रहा है, क्रॉस का मतलब क्या है कि उनके बीच में क्रॉस कराकर एक नई संतति उत्पन्न की जा रही है, यानी कि नई जनरेशन प्राप्त की जा रही है, इसे कहा जाता है क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर मेंडल ने क्या किया कि जो लेंथ थी पौधे की, लंबाई, उसको पहला कैरेक्टर लिया। एक पौधा उन्होंने लंबा लिया, ठीक है, जिसको उन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया, और दूसरा जो था वो उन्होंने बोना पौधा लिया जिसको स्मॉल टी से। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट मतलब जो प्रभावी है, और बौनेपन का जो गुण है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि अप्रभावी। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर क्रॉस करवाया। अब देखो कि ये देखो, ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। अब ये क्या है, पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो सारे पौधे हमें ऐसे प्राप्त होंगे। इसको कहा जाएगा F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। ठीक, अब मेंडल ने क्या देखा कि जब एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे से क्रॉस करवाया गया और जो बीज प्राप्त हुए उनको जब मेंडल ने बोया तो सारे ही पौधे कैसे मिले इसको, लंबे, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, प्रभावी गुण है। अब सारे ये पौधे लंबे मिले तो मेंडल इस सोच में पड़ गया कि ये बौनेपन का गुण गया कहाँ, कोई भी पौधा बौना नहीं है, तो अब ये बौनेपन का गुण क्या खत्म हो गया है ना। लेकिन मेंडल ने थोड़ा सब्र रखा और अब क्या किया कि ये जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए इनके बीच में क्रॉस कराकर एक नई पीढ़ी को प्राप्त किया जिसे कहा गया F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी। अब ये इन्होंने कैसे प्राप्त की उसको देखते हैं हम कि मेंडल ने क्या किया। इजीएस्ट तरीके में हम सीखते हैं, देखो कि ये देखो, ठीक है ना, एक सेल के अंदर। अब देखो इनके बीच में क्रॉस कराया, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको और इसको, यहाँ ये दोनों आ जाएंगे, यहाँ ये और ये आ जाएंगे, और यहाँ ये दोनों आ जाएंगे। अब मेंडल को थोड़ा सा बढ़िया लगा। बढ़िया क्या लगा कि देखो भाई ये बौनेपन का गुण यहाँ तो था लेकिन यहाँ ये बौना पौधा मुझे मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि बौनेपन का गुण था तो अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ मिक्सअप नहीं होता है, अपनी बारी का इंतजार करता है और F2 पीढ़ी में खुद को शो कर पाता है। अब यहाँ मेंडल को क्या मिला, देखो एक पौधा तो मिला ये वाला, दो पौधे मिले ये वाले, और एक पौधा मिल गया ये वाला। अब ये जो है 1 to 1 है ना, तो ये तो क्या हो गया, प्योर लॉन्ग है ना, ये हो गया इम्प्योर लॉन्ग यानी अशुद्ध लंबा, और ये हो गया प्योर ड्वार्फ प्लांट यानी कि शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, अब इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। तो देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशो क्या है इनका, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप को आप लिखोगे लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप रेशो यानी कि इनके कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कैरेक्टर में देखो या तो पौधे लंबे और या पौधा बौना है, ये पौधा लंबा है और ये भी कैसा है, लंबा ही है, तो 2 और 1 लंबे पौधे कितने हो गए 3 और बौना पौधा कितना हो गया 1। ये तो हो गया इनका फिनोटाइप रेशो। एक रेशो आपको निकालना है इनका जीनोटाइप रेशो यानी कि इनका जीन प्रारूप। जीनोटाइप रेशो में देखो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना, ये इनका जीनोटाइप और ये इनका फिनोटाइप। ये मान के चलो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में तैयार है, तो कोई सा भी आपसे भले ही ऑब्जेक्टिव में और भले ही वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इससे रिलेटेड कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मान लो ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध लंबा है तो कैसा होगा, ये इसको सही करो, इसको ऐसे लिखो, है ना। शुद्ध लंबा है तो क्या जीनोटाइप होगा उसका, अशुद्ध लंबा है तो क्या होगा, शुद्ध बौना है तो क्या होगा। और मेनली तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ही पूछा जाता है। अब देखो ये तो बात होगी किसकी, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब क्या हो कि 2 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवा दिया जाए, 2 कैरेक्टर्स यानी कि लंबाई के साथ कोई और गुण ले लिया जाए। तो मेंडल ने यहाँ क्या किया, बीज का रंग है ना और बीज की आकृति को लेकर क्रॉस कराया, और उस क्रॉस को क्या कहा गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्वि संकर संकरण। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को।
अब हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कि अब जहां क्रॉस करवाया जाएगा उसमें दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकर, यानी कि दो कैरेक्टर्स को लेकर अब दोनों पादपों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। तो देखो मेंडल ने जो क्रॉस करवाया, दो कैरेक्टर, ये एक बीज का रंग और एक बीज की आकृति। देखो ये है राउंड और ग्रीन, ये राउंड के लिए और ये ग्रीन के लिए, यानी कि गोल और हरा। ये कैसा है, रिंकल्ड और येलो, यानी कि झुर्रीदार और पीला। इन पौधों के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया और एक नई पीढ़ी को प्राप्त किया। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन जो प्राप्त होगी उसके अंदर ये सभी कैरेक्टर्स होंगे, चारों, है ना। यानी कि अब यहाँ पर मेंडल जो है वो कितने तरह के गैमेट्स प्राप्त कर सकता है, 1 2 3 और 4, यही होंगे ना, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 4। अब क्या किया जाए कि इनके बीच में क्रॉस करवाया जाए और ये देखा जाए कि क्या इस बार भी जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम ही आते हैं। तो चलो करते हैं इसको कंप्लीट, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे और F1 जनरेशन से अब हम F2 जनरेशन को प्राप्त करते हैं। अब देखो अब आपको करना क्या है, देखो 1 2 3 और ये 4 बॉक्स बना लिए हैं, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। ठीक है, अब देखो, या तो वैसे याद कर लो जैसे मैंने भी आपको बताया, है ना, और ये एक और इजी तरीका बता देती हूँ। देखो 2 बार कैपिटल लिख दिया और 2 बार स्मॉल लिख दिया, ठीक, और इनको चेंज कर दो, एक कैपिटल एक स्मॉल, बस हो गया। ये देखो अब आपको कराना है इनके बीच में क्रॉस और कैरेक्टर्स देखने हैं कि किस तरीके के प्राप्त होते हैं। देखो अब लिखते कैसे हैं, इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे, जो 2 यहाँ है और जो 2 यहाँ है, आर पहले लिख दो और उनमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लिख दो, रिसेसिव को बाद में लिख दो। तो 2 कैपिटल आर हो गए, 2 कैपिटल वाई हो गए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे, वाई कैपिटल और स्मॉल हो जाएगा, मिलाते जाना, ठीक है कि नहीं है। देखो इस तरीके से आपको इनको नोट करते जाना है। यहाँ देखो कैपिटल स्मॉल दोनों कैपिटल, कैपिटल स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल नहीं है दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, और दोनों स्मॉल और एक कैपिटल एक स्मॉल। क्लियर। यहाँ देखो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल, ये देखो अब यहाँ देखो जिनके अंदर आर और वाई दोनों कैपिटल हैं, है ना, उनको नोट करें अगर अपन, 1 2 3 4, यानी कि कैसे हो जाएंगे, राउंड और येलो हो जाएंगे सारे, है ना, राउंड और येलो हो जाएंगे जिनमें आर और वाई दोनों कैपिटल होगा। 4 ये हो गए, 5 यहाँ नहीं होगा, 6 इधर हो जाएगा, 7 8 और ये हो जाएगा 9। क्लियर है ना, यानी कि 9 जो है, यहाँ देखो इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, यानी कि 9 प्लांट्स जो होंगे वो तो कैसे हो जाएंगे,
राउंड और वाई से हो जाएगा, कैपिटल वाई है इसलिए ग्रीन, 9 हो गए। इसके बाद देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये हो गया एक, तो अलग पेन से नोट कर लीजिए, 1 2 और ये 3, ये कैसे हो जाएंगे देखो, ये हो जाएंगे राउंड और येलो, है ना। कैपिटल आर है और वाई स्मॉल येलो के लिए है, तो 3 हो जाएंगे हमारे पास राउंड और येलो। अब देखो बाकी 3 यहाँ पर, ये कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड और ग्रीन, है ना, 1 2 और 3 हो जाएंगे हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन। और केवल एक जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, प्योर रिंकल्ड और कैसा होगा, येलो, रिंकल्ड और येलो हो जाएगा, एक रिंकल्ड और येलो। यानी कि यहाँ पर हमने इसका जीनोटाइप की जरूरत नहीं, हमारे कोर्स में नहीं, इसे छोड़ देते हैं। फिनोटाइप रेशियो अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की निकाले, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो फिनोटाइप रेशियो है ये क्या निकल के आएगी, 9:3:3:1, ये इंपॉर्टेंट याद करनी है हमको, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई कैरेक्टर्स जो है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो ये इसी तरीके से जाते हैं कि जो जीन्स के अंदर वेरिएशन आ जाएगा, मान लो कि कोई जीन किसी हार्मोन को बनाने के लिए कंपलसरी है, अब वो जीन मान लो अगर बन ही नहीं रहा तो उससे रिलेटेड हार्मोन भी नहीं बनेगा, और वो हार्मोन नहीं बनेगा, मान लो कि हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ऐसा कोई जीन जो ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है वो बन ही नहीं रहा, तो जो व्यक्ति है उसकी ग्रोथ कैसी रह जाएगी, स्टंट ग्रोथ रह जाएगी, यानी उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। किसी तरह का कोई और हार्मोन नहीं बन रहा तो उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो उसकी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, और इस तरीके से होगा क्या कि ये जो जीन्स हैं ये किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। तो डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, और डीएनए के अंदर चेंजेस आते ही भाई डीएनए का ही तो ट्रांसफर हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और वो ट्रांसफर जब होगा तो जो पीढ़ी होगी नई वाली उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और वो उसके लिए उसके डीएनए में सेट हो गए, तो अगली पीढ़ी में वो चेंजेस कैसे होंगे, उसके स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि वो चेंजेस हमेशा के लिए उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का बचता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जो कि आप ये मान के चलो कि अगर आपसे इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा तो वो कंफर्म पूछा ही जाएगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखिए मनुष्यों के अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स, जो कि पाए जाते हैं 23 जोड़ों के रूप में, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण इन ह्यूमंस। अब हमारे अंदर पाए जाते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये एज सच नहीं होते, ये जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। जोड़े का मतलब है 23 पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अभी अपन ने ये एक साथ लिखा है, क्यों लिखा, इसीलिए लिखा। तो इसी तरह ये कैसे पाए जाते हैं, 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इन 23 में से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो मेल्स में और फीमेल्स में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। केवल एक क्रोमोसोम जिसको कि लिंग गुणसूत्र कहा जाता है वो मेल्स में और फीमेल्स में अलग होता है। फीमेल्स की अगर बात करें तो वो एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, और ये वाई क्रोमोसोम ही एक लड़की को लड़के से अलग करता है। यानी कि लड़के और लड़कियों में मुख्य अंतर इस एक्स और वाई क्रोमोसोम का ही पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी चाइल्ड बर्थ की बात, यानी कि जो भी बच्चा नया इंडिविजुअल होने वाला है कैसे फिक्स है कि वो एक बॉय होगा या एक गर्ल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, वही इजीएस्ट मेथड हमारा, उसी से हम पढ़ते हैं। देखो ये देखो अभी याद हो जाएगा साथ के साथ। मैंने ये साइन बनाया ये फीमेल्स के लिए, ठीक है, और ये साइन बनाया ये मेल के लिए। यहाँ मैंने लिखा 22 + x
और 22 प्लस वाई। ये मेल के लिए है तो ये एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है। फीमेल्स के अंदर दोनों ही हो गए 46। देखो 22 और 22 44 और एक 45 और एक 46, ऐसे ही 44 और एक 45 और एक 46 हो गए टोटल। तो 22 के साथ एक एक्स और एक वाई हो गया, यहाँ 22 के साथ एक एक्स और दूसरा भी कैसा हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 22 और 22 कितने हो गए, 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ भी 44 प्लस एक्स और एक्स, यहाँ पर 44 और एक्स और वाई, और यहाँ पर भी 44 और एक्स और वाई, यानी कि ये दोनों तो क्या होंगे, गर्ल, और ये दोनों क्या होंगे, बॉय। ये होगा, यानी कि यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो नया इंडिविजुअल होगा जिसका की बर्थ होना है वो गर्ल होगा या बॉय, इसकी कितनी संभावना है, 4 में से 2 लड़के हैं और 2 लड़के हैं, यानी कि इसकी संभावना कितनी है, 50-50% है। यानी कि होने वाला बच्चा गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, इसके इक्वल चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये जो भ्रांति है कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स उसकी मदर की वजह से या मदर पे डिपेंड करता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो भी नया चाइल्ड है जिसका कि जन्म होना है उसका सेक्स ओनली और ओनली उसके फादर के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या परसेंटेज है या महिलाओं को क्यों ब्लेम किया जाता है अगर बेटी हो जाती है, तो उसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि महिलाएं किसी भी तरह बच्चे के सेक्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए केवल और केवल उसके फादर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप इजीली बना लेंगे और इस तरह हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद करना है। मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों याद कर लोगे, डाईहाइब्रिड में आपको क्या याद करना है, फिनोटाइपिक रेशियो। सेक्स डिटर्मिनेशन ये आपको अच्छे से याद करना है। हेरिडिटी की डेफिनेशन आपको याद करनी है और मेंडल का जो जीवन परिचय है थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेना। बस मेन क्वेश्चन यही है इस चैप्टर में से। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, साथ ही साथ रिवीजन भी हो गया होगा आपका और आंसर सारे याद भी हो गए होंगे। इसी तरह अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, पूरा रिवीजन। बाय, बेस्ट ऑफ लक।